यहाँ से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो वो हमला अब सऊदी अरब के ऊपर और साथ में टर्की के ऊपर भी माना जाएगा। गेम चेंजर पाकिस्तान के लिए तो है ही, मास्टर स्ट्रोक उसका है और भारत के लिए ये चिंता का सबब है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हैसियत है, पाकिस्तान की जो साख है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान कंगाली के दौर से गुजर रहा है, लेकिन उसके पास परमाणु हथियार हैं, एक विशाल पेशेवर सेना है, सऊदी का पैसा, और अगर तुर्की की तकनीक पाकिस्तान को मिल जाती है तो इस ट्रायंगल की अगुवाई पाकिस्तान करके बड़ी ही बुरी मंशा के साथ कुछ कर गुजर सकता है। अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो तुर्की पर हमला माना जाएगा, तुर्की पर हमला हुआ तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, यानी कि एक प्रकार का नाटो टाइप अलायंस बनता चला जा रहा है, यानी कि ऐसा गठबंधन बनता चला जा रहा है जिसकी कल्पना मुस्लिम राष्ट्र इस्लामिक नाटो के रूप में करते हैं। सच बात तो यह है कि जो इस्लामिक नाटो है ये दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल चेंजेस में से एक है, और इस अलायंस में कई और कंट्री अब शामिल होने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये शुरुआत है, सिर्फ 3 कंट्री की शुरुआत है। पाकिस्तान खुद को सिर्फ दक्षिण एशिया का देश नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया का सुरक्षा प्रदाता बनने जा रहा है। इससे तीनों देशों की पुख एजेंसी जैसे पाकिस्तान की आईएसआई, तुर्की की एमआईटी और सऊदी की जीआईपी सुरक्षा खतरों पर रियल टाइम डेटा साझा करेंगे कि किसी भी देश को कोई खतरा आपस में तो नहीं है। इस समझौते की खबर मिलते ही सबसे पहला झटका इजराइल को लगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की, तुर्की कहते हैं आजकल, ऑफिशियल तौर पर आज उन्होंने मैका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं। फिर से सुन लीजिए नाम, मैका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, MJDA इसको कहा जा रहा है, MJDA, लेकिन पॉपुलर टर्मिनोलॉजी जो इसके बारे में कही जा रही है वो इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक हिस्टोरिक मिलिट्री गठबंधन या अलायंस इसको कहा जाए, और इसका एक प्रोविजन जो बहुत सारे देशों को नेटो की तरह चुभ सकता है कि किसी भी एक कंट्री पर हमला, मिलिट्री हमला, तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये वही रूल है जो नाटो का आर्टिकल 5 है, यानी कि कलेक्टिव डिफेंस, एक मुल्क के ऊपर हमला तीनों मुल्कों पर हमला माना जाएगा। यहां से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो वो हमला अब सऊदी अरब के ऊपर और साथ में टर्की के ऊपर भी माना जाएगा। ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो निकल कर आई है ना, मुझे लगता है कि ये साउथ एशिया के लिए एक एक्सट्रीमली इंपैक्टफुल सिचुएशन है, ये मैं मानकर चल रहा हूं, और इसका एक डीपर एनालिसिस जरूरी है इस समय। दरअसल इस नए जियोपॉलिटिकल सीन में इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो कश्मीर पॉलिसी है, इंडियन ओशन में जो इनका इंपैक्ट है, और मिडिल ईस्ट के अंदर जो डिप्लोमेसी है, उसके ऊपर बहुत सीरियस, एक्सट्रीमली सीवियर इंपैक्ट पड़ने की पॉसिबिलिटीज अब पैदा हो गई हैं। यह नया मिलिट्री अलायंस नेटो की तरह, इनके पास सऊदी की क्या कहते हैं कि अनलिमिटेड मनी पावर है, अनलिमिटेड मनी पावर है, अनलिमिटेड ऑयल पावर है। इनके पास टर्की का ड्रोन बायराकतर और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है, और इनके पास पाकिस्तान का एटम बम भी है, और एक बड़ी प्रोफेशनल ट्रेंड आर्मी है। यह कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब भारत की इसमें जो डीहाइफिनेशन जो हो रहा है, इसमें उसको लेकर देखा जाए तो इंडिया के तो यूएई के साथ बड़े मजबूत संबंध हैं, सऊदी के साथ भी संबंध है। हालांकि सऊदी बीच में अभी काफी डाउट में रहा है, क्योंकि इंडिया यूएई के साइड में झुकता नजर आ रहा है, लेकिन दोनों देशों में 30-30 लाख इंडियन काम कर रहे हैं भाई। ये नया समझौता जो है, दरअसल देखा जाए तो इंडिया की जो लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी है, जो डिप्लोमेसी है, उसके लिए एक सामने बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज निकल कर आया है। तो भारत के लिए क्या है कि हालांकि भारत वन ऑफ द बिगेस्ट बायर ऑफ ऑयल है फ्रॉम सऊदी से, तो सऊदी उसको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि पैसे आ रहे हैं ना यार, पैसे कैसे छोड़ दोगे आप। सच बात तो यह है कि जो इस्लामिक नेटो है ये दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल चेंजेस में से एक है, और इस अलायंस में कई और कंट्री अब शामिल होने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये शुरुआत है, सिर्फ 3 कंट्री की शुरुआत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक और ऐसा बड़ा खेल खेला है, एक बड़ा काम किया है, जिससे उसकी रणनीतिक कूटनीतिक हैसियत बढ़ने वाली है, उसको आर्थिक फायदा भी हो सकता है, और उसका जो राजनीतिक जलवा है वो इस पूरे क्षेत्र में, खासतौर से मध्य पूर्व में बढ़ने जा रहा है।
उसने सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर एक बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट किया है, जिसे मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। और इन तीन देशों के बीच ये जो समझौता हुआ है वो अपने आप में एक गेम चेंजर बन सकता है। गेम चेंजर पाकिस्तान के लिए तो है ही, मास्टर स्ट्रोक उसका है, और भारत के लिए यह चिंता का सबब है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हैसियत है, पाकिस्तान की जो साख है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ती जा रही है। हम देख ही रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार उसने अमेरिका और चीन दोनों के साथ अपने रिश्ते जबरदस्त तरीके से सुधारे हैं। इसके पहले 2025 में ही उसने सऊदी अरब के साथ एक पैक्ट कर लिया था, जिसमें यह था कि दोनों देशों में से किसी पर भी हमला होगा तो वो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। और वहीं से भारत की चिंताएं भी शुरू हो गई थी कि अगर पाकिस्तान पर वो हमला करेगा तो ये सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा और सऊदी अरब को भी वहां कूदना पड़ेगा। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति भारत के लिए पहले ही बन चुकी थी। अब इसमें जब तुर्की शामिल होता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसका आयाम और इसका दायरा कितना बढ़ता चला जा रहा है, और दूसरी तरफ भारत का दायरा सिकुड़ता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी जो कि इस एग्रीमेंट से पाकिस्तान का जो कूटनीतिक वजन है वो कितना बढ़ सकता है। पाकिस्तान खुद को सिर्फ दक्षिण एशिया का देश नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया का सुरक्षा प्रदाता बनने जा रहा है। इससे मतलब चूंकि उसके पास आधुनिक हथियार हैं, सेना इन दोनों मुल्कों के मुकाबले काफी स्ट्रांग है और अब उसकी हथियारों की इंडस्ट्री भी फल फूल रही है, तो ये एक तरह से वो जो डिफेंस की छतरी प्रदान करने की स्थिति में आ रहा है। खाड़ी में सैनिक तैनाती बढ़ाने से उसकी क्षेत्रीय प्रासंगिकता बढ़ रही है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच में जो मध्यस्थता की उसने कोशिश की, उससे भी उसको ये फायदा हुआ है। और चौथा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से, कि भारत के खिलाफ उसे एक और लीवरेज मिल रहा है। ये इसका सबसे संवेदनशील हिस्सा है। पाकिस्तान भविष्य में किसी संकट के समय इस समझौते का हवाला देकर सऊदी और तुर्की से राजनीतिक या कूटनीतिक और मैं तो कहता हूं कि रणनीतिक समर्थन भी मांग सकता है अगर वैसी स्थिति युद्ध की बनी तो। हालांकि सैनिक हस्तक्षेप की संभावना अब बहुत कम हो गई, लेकिन क्या पता कब किस तरह से हालात मोड़ ले लें। उस सूरत में पाकिस्तान का जो वजन है या लीवरेज है वो बढ़ जाता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमता को आर्थिक और कूटनीतिक पूंजी में बदलने की कोशिश कर रहा है और इसकी ये पुरानी रणनीति का विस्तार है। अब इसका मध्य पूर्व की राजनीति पर किस तरह से असर पड़ेगा ये भी देख लेते हैं। ये समझौता क्षेत्र के जो पूरा डिफेंस आर्किटेक्चर है उसको बदल रहा है। खाड़ी के देश अब सिर्फ अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर निर्भर नहीं रहना चाहते, वो अपना जो रीजनल सुरक्षा ढांचा है वो बना रहे हैं। तीनों देशों की ताकतें एक दूसरे की पूरक है। सऊदी अरब के पास पैसा है और तेल की ताकत है, तुर्की के पास नेटो का अनुभव है और आधुनिक रक्षा उद्योग है, पाकिस्तान के पास बड़ी सेना है और न्यूक्लियर पावर भी है, यानी न्यूक्लियर बम भी उसके पास है। इससे इनका जो पूरा गठबंधन है बहुत मजबूत हो जाता है। हालांकि ये नाटो जैसा नहीं है क्योंकि इसमें कोई यूनिफाइड कमांड नहीं है, कोई तीनों ने मिलकर कोई स्थायी सैन्य बल नहीं बना रहे हैं और हर देश अपनी प्रभुता बनाए रखेगा। तो ये एक इस तरह का गठबंधन बन रहा है और पूरे मध्य पूर्व में जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर रहा है। पवित्र शहर मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, इन तीनों बड़े मुस्लिम देशों ने एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय रक्षा समझौते डिफेंस डील पर दस्तखत कर दिए हैं। इस समझौते का सबसे खतरनाक और अहम नियम है, एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा, यानी ठीक वही रूल जिस पर पश्चिमी देशों का सैन्य संगठन नेटो काम करता है। और यही वजह है कि जानकार इसे दुनिया का पहला औपचारिक इस्लामिक नेटो बता रहे हैं। क्या है ये इस्लामिक नेटो? क्या ये इस्लामिक नेटो आगे और बढ़ेगा? सवाल यह भी उठता है कि आखिर अचानक ये डील अभी क्यों साइन की गई? क्या पाकिस्तान दो बड़ी सैन्य शक्तियों को अपने पाले मिलाकर भारत को घेरने की चाल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो क्या सऊदी अरब और तुर्की की सेनाएं भारत के खिलाफ मैदान में उतरेंगी? और एक और सवाल यह भी यहां उठता है कि ओआईसी, जो कि दुनिया भर के 57 मुसलमान देशों का एक संगठन है, अब इन तीन शिया देशों या कहें कि इन तीन सुन्नी देशों की तरफ से जो ये
एग्रीमेंट किया गया है, जो डील की गई है, क्या इसका दायरा और भी आगे बढ़ेगा और उसमें बाकी सुन्नी देश और शिया मुस्लिम देशों को भी शामिल किया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण आज ये वीडियो रहने वाली है। आगे हम ऐतिहासिक समझौते के हर एक पन्ने को आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्या यह समझौता पाकिस्तान की अगर बात करें, परमाणु ताकत है और उसकी अर्थव्यवस्था कंगाल है। पाकिस्तान कंगाली के दौर से गुजर रहा है, लेकिन उसके पास परमाणु हथियार हैं, एक विशाल पेशेवर सेना है, सऊदी का पैसा, और अगर तुर्की की तकनीक पाकिस्तान को मिल जाती है तो इस ट्रायंगल की अगुवाई पाकिस्तान करके बड़ी ही बुरी मंशा के साथ कुछ कर गुजर। तीनों देशों की खुफिया एजेंसी जैसे पाकिस्तान की ISI, तुर्की की MIT और सऊदी की GIP सुरक्षा खतरों पर रियल टाइम डेटा साझा करेंगे कि किसी भी देश को कोई खतरा आपस में तो नहीं है। इस समझौते की खबर मिलते ही सबसे पहला झटका इजराइल को लगा है कि अगर पाकिस्तान पर भारत हमला करता है तो तुर्की और सऊदी दोनों मिलकर उसको बचाएंगे। कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो तुर्की पर हमला माना जाएगा, तुर्की पर हमला हुआ तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। यानी कि एक प्रकार का नाटो टाइप अलायंस बनता चला जा रहा है। यानी कि ऐसा गठबंधन बनता चला जा रहा है जिसकी कल्पना मुस्लिम राष्ट्र इस्लामिक नाटो के रूप में करते हैं। उसमें से 3 प्रमुख देश अगर इस तरह की घटना में इनलीन होंगे तो उसके मायने बहुत गंभीर होंगे। इन तीनों का मिलना भारत और इजराइल को बहुत पहले से पता था। इसीलिए अगर आपको याद हो तो नेतन्याहू और प्रधानमंत्री जी की जो मुलाकात थी, जिसमें एक हेक्सागन बनाने की बात हुई थी, जिसमें ग्रीस था, साइप्रस था, इजराइल था, भारत था और UAE था, इन देशों को मिलकर के तुर्की और पाकिस्तान के सामने इकट्ठा होकर प्लान करना था। इसी की याददाश्त में प्रधानमंत्री को कल नेतन्याहू का फोन आता है, बातचीत होती है, वेस्ट एशिया के बारे में अपडेट दिया जाता है, हेडलाइन बनती है कि नेतन्याहू का कॉल आया है। मतलब देख रहे हैं आप समीकरण कैसे बदलते चले जा रहे हैं। समीकरण साथ साथ गुटबंदी के बनते चले जा रहे हैं। अब तक सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की, इनके बीच कोई गठबंधन नहीं था, ना ही भारत इजराइल इनके बीच कोई ऐसी पैक्ट थी कि हां हम साथ मिलकर के किसी से जंग लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं था, सबके अपने पर्सनल गेन्स थे। लेकिन गुटबंदी होना शुरू हो रही है। इसी गुटबंदी में एक और कारण निकला इजराइल के प्रधानमंत्री का भारत के प्रधानमंत्री से बात करने का, कि UAE, पाकिस्तान समेत 8 इस्लामिक देशों ने इजराइल के ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने गाजा पीस प्लान भी नहीं होने दिया। गाजा पीस प्लान की कहानी क्या है? असल मायने में अभी 4 दिन पहले ही ट्रंप ने यह अनाउंस किया था कि हमास तैयार हो गया है कि अब वो हथियार छोड़ देगा।